हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलो, आज ट्वेल्थ क्लास का स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी क्या है, स्कोर करने के लिए मेरे हिसाब से ये मत देखो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप ये देखो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जो एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, और आता है तो बहुत कम मार्क्स का आता है। उस 1 या 2 नंबर के लिए हम अपने 5-10 नंबर ख़राब कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, ये मैं आपको पूरा चैप्टर वर्बली बताऊंगा, और जो भी कुछ मैं आपको वर्बली बताने जा रहा हूँ वो आपको एज इट इज़ नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी साथ में। ठीक है, पीडीएफ से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ नहीं आ रहा वीडियो देखेंगे, उसके बाद भी कुछ रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो आपके साथ बिष्ट सर आपकी क्लास लेंगे लाइव, जिसमें आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। वो 10 से 15 मिनट का रहेगा। कुछ वैसे तो मोस्टली कोई डाउट रहेगा नहीं, वीडियो देखने के बाद और पीडीएफ पढ़ने के बाद मोस्टली कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इन केस फिर भी अगर फील होता है कि यस आई एम फीलिंग सम प्रॉब्लम इन सम पर्टिकुलर टॉपिक, तो विच सर आपकी लाइव क्लास लेंगे, या मैं भी ले सकता हूँ, या कोई भी सर ले सकते हैं। तो उस सेशन के दौरान जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, तो उसमें आपको सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। 15 से 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2, क्लास 12, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड के न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? पोषण है क्या? अभी पोषण सुनने में तो लगता है कि खाना वाना खा लिया और उससे हमको एनर्जी मिल गई, और उसमें कुछ पोषक तत्व थे जिससे हमें एनर्जी मिल गई, यही पोषण है। और सही बताऊं तो यही पोषण है, लिखना भी यही है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द साइंस। न्यूट्रिशन एक साइंस है दैट डील्स विद द फूड, जो आपके खाने के साथ डील करती है, और खाने में जो पोषक तत्व थे उनको आपने एब्जॉर्ब किया, आपकी बॉडी ने उनको एसिमिलेट किया और लास्ट में एक्सक्रीट कर दिया। इस पूरी प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन बोला गया है। न्यूट्रिशन में फिर फूड में जो पोषक तत्व होते हैं, फूड में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलेंगे पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। इनके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो इस चैप्टर में आता है वो है बेटा बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट से आप क्या समझ रहे हो? बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि पेट भर के खाना खा लेना बैलेंस डाइट नहीं है। पेट भरने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी डाइट में सभी पोषक तत्व एक प्रॉपर रेशो में होने चाहिए, उसको आप बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब पोषक तत्व से मेरा मतलब यहाँ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। जब ये सभी चीज़ें आपके खाने में एक प्रॉपर रेशो में रहती है तो उसको अब बोलते हैं बैलेंस डाइट। हिंदी में लिख सकते हैं बैलेंस डाइट वह डाइट है जिसमें सभी पोषक तत्व एक अच्छी प्रॉपर रेशो में है, तो बैलेंस डाइट है। इंग्लिश में लिखना है तो बैलेंस डाइट इज़ द डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स शुड बी इन द प्रॉपर रेशो। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेटा 2 टाइप के होते हैं। ये पूरे ऐसा क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और कितने टाइप के हैं, इनको डिफाइन कीजिए। 5 नंबर का आ जाएगा पूरा ऐसे ही क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुका है, कंटिन्यू आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले लिखेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के बारे में आपने 2 लाइन लिखनी है जो आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड होगी। न्यूट्रिएंट फिर उसको डिवाइड करना है। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब हिंदी में वृहद पोषक तत्व और इंग्लिश में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब वृहद और सूक्ष्म का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वृहद पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, कीप इट सिंपल, सिंपल रखो,
कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ लिया वो याद रहना चाहिए, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। मैक्रोन्यूट्रिएंट, these are those nutrients which our body requires in a large amount. Keep it simple. Micronutrients. Micronutrients क्या होते हैं? Micronutrients are those nutrients which are required by our body in a very small proportion. जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेटा याद रखना है, तीन होते हैं मेन तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, द मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो मेन फंक्शन है वो है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखना है C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली बेटा दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड, कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, तुम्हारी भाभी आ गई थी। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जैसे कि प्रोटीन तो आपको मेनली पता ही होगा, जिम वगैरह में बच्चे जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को बिल्ड करना, जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करना, ये प्रोटीन का मेन फंक्शन है। प्रोटीन में भी बेटा देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और प्रोटीन की एक ख़ास बात क्या है, अगर लिखनी भी है तो प्रोटीन अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। प्रोटीन को पहले अमाइनो एसिड्स में ब्रेक किया जाता है, और इसको ब्रेक कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो प्रोटीन पहले अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होता है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है। फिर प्रोटीन हो गया, और प्रोटीन में जनरली बेटा 23 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, 23 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है फैट। फैट बेटा इसमें भी वही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिलेंगे। इट इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड, ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फूड फैट ही होता है, ठीक है। इसमें बहुत हाई एनर्जी कंटेंट होते हैं। और फैट ज़्यादा किस में मिलेगा? आपको मिलेगा बटर में, ऑयल में, इन चीज़ों में मिलेगा। और लगातार अगर आप एक्सरसाइज कम करते हो और फैट रिच फूड ज़्यादा खाते हो तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिलता है आपको पता है, ओवरवेट। फिर बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था, विटामिन, मिनरल, ठीक है। इनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो ही होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? कार्बो, फैट, प्रोटीन, वाटर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन एंड मिनरल्स। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स होते क्या हैं? पहले तो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मेनली इन सब में कार्बन मिलेगा। और ये ज़रूरी क्यों है? दीज आर असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी की ग्रोथ के लिए ये बहुत असेंशियल होते हैं। लेकिन इनकी मात्रा बॉडी को कम मात्रा में होती है। अगर इनकी डेफिशिएंसी कमी हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए ये माइक्रो में रखे गए, नहीं तो मैक्रो में रख सकते थे, ठीक है। फिर विटामिन्स को आपने दो पार्ट में बेटा डिवाइड करना है। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल से मेरा मतलब है जो फैट में घुल जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, अगर आपकी बॉडी में फ़ैट नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे, वो फैट में घुल के ही आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो उन विटामिन की लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फैट सोल्यूबल विटामिन देखो, विटामिन ए, बी और सी को छोड़ देना, डी, ई, के, मेनली ये सभी हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। बीच में कौन से छोड़े थे? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल, ये पानी में घुलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की।
विटामिन ए बेटा साइंटिफिक नाम याद रखा जा सकता है तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, ठीक है। और ये क्यों एसेंशियल है? बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाता है, ठीक है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। फिर बात करते हैं बी और सी की, बाद में करेंगे। विटामिन डी की बात करते हैं, क्योंकि बी और सी वाटर सोल्यूबल है। अभी हम बात कर रहे हैं फैट सोल्यूबल की। फिर बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी इम्पोर्टेंट क्यों है? पहली चीज़ तो यही लिखनी होती है, विटामिन डी। वाई विटामिन डी इज़ इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ एंड बोन्स। आपकी बॉडी की टीथ और बोन्स के लिए विटामिन डी सबसे अच्छा है। कई बार आपने सुना भी होगा, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि इसको धूप में रखो, इसको धूप में रखो। धूप में रखने का मतलब क्या है? बिकॉज सनलाइट इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। बच्चे को विटामिन डी मिलता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। हड्डियाँ और दांतों के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं विटामिन डी का नाम क्या होता है? ये आपका होमवर्क है, आप अपने होमवर्क में लिखिए विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। गूगल करिए, ये आपको लिखना है। नहीं मिलता है तो आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा या बिष्ट जी बता देंगे। विटामिन ई। विटामिन ई, वाई विटामिन ई इज़ इम्पोर्टेंट? यार चाय रख ही देता हूँ, तुम पीने तो दोगे नहीं, बाद में पी लेंगे। विटामिन ई। विटामिन ई बेटा विटामिन ई की कमी से, वाई विटामिन ई इज़ इम्पोर्टेंट? देखो, विटामिन ई जब कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी से इंसान में, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही इनफर्टिलिटी आ जाती है। इनफर्टिलिटी मतलब वुमेन की बात करें तो बांझपन, ठीक है। दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द बेबी, मतलब बांझपन आ जाता है, वो बेबी पैदा नहीं कर सकते। इफ़ यू टॉक अबाउट द मेल, तो मेल में क्या होता है, उनमें नपुंसकता आ जाती है। सेम थिंग विद बोथ। तो ये विटामिन ई की कमी से होती है। साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएंगे विटामिन ई का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन के की। वाई विटामिन के इज़ इम्पोर्टेंट? खून निकल रहा है, कट गया कहीं से, खून रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि विटामिन के की कमी है। इफ़ यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन के इन योर बॉडी, देन इट विल हेल्प इन क्लोटिंग, ठीक है। क्लोट करने में, उसको ब्लड को रोकने में विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है। फिर दो रह गए थे बीच में, अभी उनकी बात कर लेते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी वाटर सोल्यूबल होता है और विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल होता है। देखिए, ये कुछ इनकी है ना बीमारियां भी याद रखनी है, ठीक है। ये आपको उसमें भी मिलेगी, आपके नोट्स में भी मिल जाएगी। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी की कमी से बेरी हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो ये सब पेपर में भी लिखेंगे, तो मतलब ये लगा लो, ये आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखते हो तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मार्क्स का काम करती है, ठीक है। विटामिन बी बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी अपने आप में एक ग्रुप है। विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके B12 तक होता है। तो विटामिन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन B1 साइंटिफिक नेम थायमीन आप सब याद रखेंगे, थायमीन। साइंटिफिक नेम तो बेटा सब के याद रखना, बुक में कुछ के दे रखे हैं, कुछ के नहीं दे रखे, और हो सकता है नए वाले सिलेबस में किसी का भी नहीं दे रखा हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पास से या जो मैं आपको PDF दूंगा उसमें भी लिखे होंगे, अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे विटामिन ए का लिखेंगे रेटिनोल, विटामिन बी का लिखेंगे थायमीन, विटामिन सी का लिखेंगे कैल्सीफेरोल होता है शायद, ठीक है। अभी विटामिन डी, टोकोफेरोल, ये सब आपने PDF में आपको मिलेंगे और उसको याद कर लेना। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B1 ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड से जो एनर्जी निकल के आती है कैलोरी की फॉर्म में, तो उसको रिलीज़ करवाने में जो हेल्प करता है वो विटामिन B1 है, ठीक है। भूख को आपकी बढ़ाता है, इट प्रमोट्स योर एपिटाइट, और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नर्वस सिस्टम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। नर्वस सिस्टम जैसा कि पढ़ते थे कि
एक्सोन होता है, डेंड्राइट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक नर्व्स जाती हैं, ठीक है, सिग्नल्स जिनको बोलते हैं। तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B1 इंपॉर्टेंट होता है। फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। मैं बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन आप इसको आराम से पॉज करके बार बार रिपीट में देख सकते हैं जब तक चैप्टर क्लियर ना हो जाए। फिर PDF पढ़ लेना, फिर भी क्लियर नहीं हो तो डाउट क्लियरिंग सेशन हो ही जाएगा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 इट हेल्प्स ये आपकी आंखों के लिए बेटा बहुत अच्छा है, और इट प्रमोट्स गुड स्किन एंड गुड विजन। हेल्दी स्किन और विजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फिर बात करते हैं विटामिन B3 का नाम क्या है? नायासिन। विटामिन बी बेटा अपने आप में बहुत बड़ा, अगर 3-4 भी इसके लिख दोगे तो काफ़ी है, लेकिन मैं सभी बताऊंगा आपको। विटामिन B3, नायासिन, ये दूसरे विटामिन बी जो अदर विटामिन बी हैं, 1 है, 2 है या कोई भी है, उनके साथ मिलके काम करता है और उनके काम को और ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, ठीक है। डाइजेशन में हेल्प करता है, भूख भी बढ़ाता है, हेल्दी स्किन और नर्व्स को मेंटेन रखने में मदद करता है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, ठीक है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो बॉडी में RBC होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ये उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड यही इसी की मदद से होता है, मतलब ये उसमें मदद करता है। विटामिन B6 इसका नाम है पायरिडोक्सिन। विटामिन B12 कोबाल अमीन। कोबाल अमीन का मतलब क्या है कि इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, ठीक है। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं RBC, उनके फॉर्मेशन में ये मदद करता है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। विटामिन C की बात करते हैं। वाई विटामिन C इज़ इम्पोर्टेंट? विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। विटामिन C का वाटर सोल्यूबल रहेगा, ठीक है। और विटामिन C मैंने आपको बताया था, इसकी कमी से बेटा स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी क्या होता है ये आपका होमवर्क है, गूगल में देखें, स्कर्वी डालें, इमेजेस में जाके आपको पता लग जाएगा स्कर्वी क्या, ये मुंह की बीमारी है या आपके जो गम्स होते हैं उनकी बीमारी है या किसी और बॉडी पार्ट्स की बीमारी है। तो ये विटामिन C के बारे में, ठीक है। फिर बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स मतलब खनिज। हम लोग खनिज पदार्थ निकालते भी हैं, आयरन है, सिल्वर है, ये सब खनिज हैं। ये आपके घर की कुछ चीज़ें बनाने में मदद करते हैं और ये आपके शरीर में भी मदद करते हैं। जैसे सबसे पहले आयरन, हीमोग्लोबिन, फिर से वही रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी हो गई तो एनीमिया होता है। एनीमिया लगभग आप वुमेन्स में देखेंगे तो एनीमिया बहुत प्रिवेलेंट है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब है उनमें एनीमिया की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम आपको सबको पता है क्यों इम्पोर्टेंट है कैल्शियम? टीथ के लिए। टीथ जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलके बनता है, और कैल्शियम जो टीथ हैं आपके, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बॉडी का जो सबसे हार्ड कोई अगर चीज़ है ना बॉडी में तो वो दांत है, और वो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हैं, ठीक है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। नेक्स्ट आयोडीन पहले तो ऐड भी आता था, यहाँ गले में घिंगा हो जाता है, गोइटर जिसको बोलते हैं, वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नमक में मिलता है, ठीक है। तो ये 4-5 जो हैं आपने मिनरल्स ये लिखने हैं। फिर आगे चलते हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिसकी अभी हमने बात की, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर कुछ फूड कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं बेटा जो मतलब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ आपके फूड में टेस्ट को बढ़ा देते हैं, फ्लेवर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। पीछे एक बार आया था ये क्वेश्चन, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। फिर बेटा हेल्दी वेट।
हेल्दी वेट क्या होता है, ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हेल्दी वेट क्या होता है। हेल्दी वेट से मेरा मतलब है कि आपकी बॉडी में लीन बॉडी मास कितना है और फैट कितना है। ठीक है, लीन बॉडी मास मतलब देखो बॉडी में वेट जो होता है आपका वो दो चीज़ों से बनता है। एक हो गया लीन बॉडी मास और एक होता है फैट। लीन बॉडी मास का मतलब वेट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, देखोगे जो लोग बहुत एथलीट होते हैं, रनिंग ज़्यादा करते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, उनमें फैट होता ही नहीं है, उनका पूरा बॉडी वेट सिर्फ मसल्स का और बॉडी का होता है। ठीक है, सॉरी मसल्स का और बोन्स का होता है, तो वो होता है लीन बॉडी मास। और हेल्दी वेट का क्या मतलब है कि जो फैट वेट है, जो फैट का वेट है वो बॉडी के टोटल वेट के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कीप इट सिंपल। व्हाट इज़ हेल्दी वेट? हेल्दी वेट का मतलब है कि जो फैट का वेट है बॉडी में, इट शुड बी नॉट मोर देन 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, और फिर इसमें एक और चीज़ आ जाती है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI से आपको मेरा क्या मतलब है? बॉडी मास इंडेक्स बेटा ये एक तो इसका फॉर्मूला याद रखना BMI का, बॉडी मास इंडेक्स वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। हाइट आपको मीटर में रखनी है, ठीक है, और जैसे वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, जैसे मेरा वेट मानो 80 किलो है, 80 kg है, मेरी हाइट मानो 1.60 मीटर या 1.70 मीटर लगा लो, तो 80 अपॉन में 1.7 इंटू 1.7 गुणा भाग करने के बाद जो भी आपका आता है, आपकी लगभग हमेशा वैल्यू लगभग आएगी 18 से ऊपर ही आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम, और 35 से नीचे आएगी। तो इस वैल्यू से हमें क्या पता लग रहा है? इस वैल्यू से हमें ये पता लग रहा है, अगर बेटा आपकी जो वैल्यू है वो 18.5 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका वेट कम है, अभी आप अंडर वेट हो। ठीक है, आपको और खाना खाने की आवश्यकता है। सिंपल बात ये है, आपको अपनी डाइट सुधारने की आवश्यकता है। 18.5 से अगर कम आता है BMI तो आप अंडर वेट हो। फिर 18.5 से लेके 25 तक, 25 मतलब 24.9 तक, तो अगर इनके बीच में आपका BMI आ रहा है तो इसका मतलब है कि यू आर इन द नॉर्मल कैटेगरी और यू आर इन द फिट कैटेगरी। कीप इट सिंपल अगेन, ये हो गया फिट कैटेगरी, इतने में आना चाहिए। किसी को अपने पे डाउट हो तो BMI भी निकाल के देख लेना खुद से। 25 से ऊपर आता है और बेटा 30 के नीचे आता है, मतलब 29.9 तक आता है, तो इसका मतलब आप ओवर वेट हो, आपका वेट ज़्यादा है। 25 से ऊपर आता है, जैसे मेरा BMI लगभग आता है 26.2। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी ट्राई किया था, कभी मेट्रो स्टेशन पे भी देखना, आजकल मशीन लगी रहती है BMI निकालने के लिए, 2 रुपये का सिक्का डालो, वो आपका BMI निकाल के साथ की साथ दे देता है। तो मैंने भी किया था, तो BMI आप हाथ से भी निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो 26.2 BMI का मतलब है कि अभी मेरा वेट ज़्यादा है और मुझे अपना 25 से कम करना। जब मैं 25 से कम कैटेगरी में आ जाऊँगा तो मैं नॉर्मल कैटेगरी में आऊँगा। ठीक है, 30 से भी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मोटापा है, ओबीज जिसको बोलते हैं, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, तो ओबीज की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो आप खुद से भी पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। PDF में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, मतलब डाइटिंग करने से कई बार क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, या पिटफॉल मतलब उनकी कमियां क्या क्या हैं, कुछ इस टाइप से 1-2 टॉपिक हैं। बहुत कम खाना खाना, लोग वेट कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं, खाना कम कर देते तो कैलोरी नहीं मिलती, काम होता नहीं है दिन भर का। ठीक है, ड्रिंक ज़्यादा करेंगे, खाएंगे कम, जूस पीना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सब कुछ मिथ्स भी हैं और कुछ पिटफॉल्स भी हैं। मील को छोड़ देना, आपने मील को स्किप कर दिया कि भाई मैं रात का खाना ही छोड़ दूंगा, आप रात का खाना छोड़ते हैं तो अगले दिन भूख ज़्यादा लगती है, वही खाना आप दिन में बराबर कर लेते हो। तो ये कुछ पिटफॉल्स हैं, ये आपको राइटिंग में PDF में मिल जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। फूड इंटॉलरेंस एक टॉपिक और है, फूड इंटॉलरेंस या फूड एलर्जी भी आप इसको बोल सकते हो। मतलब कुछ एक स्पेसिफिक फूड खाने से, जैसे कई लोग धूप में जाने से उनको सनबर्न हो जाता बहुत जल्दी, कुछ लोगों से ठंडा बर्दाश्त नहीं होता, इसको मतलब उनको कहीं एलर्जी है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम फूड इंटॉलरेंस या फूड एलर्जी। दोनों लगभग एक दूसरे के सिनोनिम्स में यूज़ किए जाते हैं, हालांकि अलग हैं लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस मतलब आप समझ गए ना कि
कुछ स्पेसिफिक खाना खाना जो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो एलर्जी हो जाती है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस टाइप की वो होता है फूड इंटॉलरेंस। फिर कुछ मिथ होती हैं, मतलब कि मिथ का मतलब होता है कि गलत धारणा। कुछ फूड को लेके कुछ गलत मिथ्स भी हमारे यहाँ कि भाई आलू खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स वो खाने चाहिए जिनमें फ़ैट नहीं होता, जिसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं है वो प्रोडक्ट खाओ। अरे भैया, फ़ैट की भी शरीर को आवश्यकता है, बिल्कुल ही आप फ़ैट खाना छोड़ दोगे तो उसके नुकसान ज़्यादा होंगे, फ़ायदे नहीं होंगे। तो ये कुछ ऐसी ऐसी मिथ्स हमारे यहाँ फैली हुई हैं कि भाई खाने के बीच में पानी पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, मछली खाने के बाद एकदम से दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज करने से आपको भूख ज़्यादा लगती है। इस टाइप के कुछ मिथ्स हैं बेटा। ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, कई बार आया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड मिथ, ठीक है, फूड मिथ से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये बेटा आपका चैप्टर था। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर शायद बिस्ट झील पढ़ाएंगे आपको। तो ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ अलग अलग सर हम आपको पूरा 12th का ऐसे ही करवाएंगे। अब ये आपने सुन लिया है, इसको पॉज करके बार बार सुनते रहना, कोई कितनी बार भी सुन लेना, ठीक है। पीडीएफ में राइटिंग फॉर्म में है, नोट्स आप बनाएंगे और इसके आंसर लिख के अपने टीचर्स को, अपने क्लास टीचर को, अपने जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप शेयर करेंगे, ठीक है। गुड लक, स्टे एट होम एंड कीप योर सेल्फ सेफ, बाय।